हे मूवी लवर्स, वेलकम टू मूवी डिफाइनर। आज हम KGF चैप्टर 1 मूवी के प्लॉट को देखने जा रहे हैं, जिसके IMDb रेटिंग 8.2 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक बुक की कंट्रोवर्सी से होती है। जर्नलिस्ट आनंद इंग्लागी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एल टोरेडो। इस बुक में उन्होंने 1951 से लेकर आज तक के कोला गोल्ड फील्ड्स के इवेंट डिटेल से लिखे थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पसंद नहीं आई और उन्होंने इस बुक को बैन कर दिया, सारे पब्लिश्ड कॉपीज़ को जलवा दिया। लेकिन एक टेलीविज़न न्यूज़ चैनल को किसी तरह से एक कॉपी मिल गई और उन्होंने आनंद इंघागी के इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने इन इवेंट्स के बारे में उनसे बात करी। इंघागी बताते हैं कि 1951 में मैसूर स्टेट, जो आज का कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका है, के साउदर्न पार्ट में एक गोल्ड ओर गलती से डिस्कवर हो गया। हुआ कुछ यूँ कि कुछ फार्मर्स ने अपने फील्ड्स में एक अजीब सा रॉक पाया और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुला लिया। और यहाँ पर उसी दिन मैसूर रीजन में एक गरीब और विधवा औरत के घर एक लड़का पैदा होता है, जिसका नाम होता है राजा कृष्णप्पा बेरिया उर्फ रॉकी। सूर्यवर्धन उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ आया हुआ एक वर्कर, उसको समझ आ गया था कि कोल्ड वॉर के टाइम यूएस और रशिया को गोल्ड की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो वो उन ऑफिशियल्स को जो उसके साथ आए थे उन सबको मार डालता है ताकि गोल्ड डिस्कवरी का न्यूज़ सीक्रेट रहे, और फिर चालाकी से उसी लैंड पर एक कंपनी सेटअप करता है जिसका नाम होता है नराची। ये लैंड उसने 99 साल के लिए लीज पर लिया होता है, माइनिंग लाइमस्टोन के बहाने। सूर्यवर्धन के 5 साथी थे जो सब KGF से दूर काम करते थे। पहला था कमल, जो एक पुराने एसोसिएट का बेटा था और गोल्ड ओर को गोल्ड में कन्वर्ट करता था। दूसरा था राजेंद्र देसाई, जो रीना का पिता था और बेंगलोर में गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट करता था। तीसरा था एंड्रयूज, जो कोंकण एंड मालबर कोस्ट के ऑपरेशन देखता था। चौथा था गुरु पांडियन, एक पावरफुल पॉलिटिशियन और DYSS पार्टी का प्रेसिडेंट, जो सूर्यवर्धन को पॉलिटिकल कवर प्रोवाइड करता था। और पांचवा था सूर्यवर्धन का भाई अधीरा, जो उसका इन्फोर्सर था, लेकिन इन सब की नज़र माइंस पर थी। एंड्रूज का अंडर बॉस शेट्टी बॉम्बे में गोल्ड स्मगलर करता था, और बॉम्बे में एक और स्मगलर था दुबई बेस्ड इनायत खलील, जिसका भी वहाँ पर ध्यान था। शेट्टी और इनायत अक्सर बॉम्बे के गोल्ड स्मगलिंग की लीडरशिप के लिए लड़ते रहते थे। रॉकी सिर्फ 10 साल का था जब बॉम्बे आया था, पावर और वेल्थ के सपने लेकर। उसकी माँ, जो लंग कैंसर से 25 साल की उम्र में गुजर गई थी, चाहती थी रॉकी अमीर और पावरफुल बने। रॉकी को समझ आ गया था कि पैसा पावर से बनता है और पावरफुल लोग पावरफुल जगह से आते हैं, तो उसने शेट्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया। थोड़े ही टाइम में रॉकी शेट्टी का हेंचमैन बन गया और अफ्रीका से बॉम्बे कोस्ट पर आने वाले गोल्ड बार्स को आयरन फिस्ट से कंट्रोल करने लगा। धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ और पावर शेट्टी के बराबर हो गई। फिर सूर्यवर्धन को हार्ट अटैक हो गया और कई साल बाद पहली बार KGF की ओनरशिप और उसके रिचेस सबके लिए खुल गए। इनायत ने सोचा ये सही मौका है शेट्टी को हटाने का और बॉम्बे को अपने कब्जे में लेने का, लेकिन रॉकी ने इनायत के पूरे आर्मी को अकेले ही मार गिराया और दुबई से बॉम्बे गोल्ड डिलीवर करने वाले उसके बोट्स को सीज कर लिया। अब शेट्टी को डर लगने लगा था कि रॉकी उससे पॉपुलैरिटी कंटेस्ट में बीट कर रहा है। ये खबर एंड्रूज तक भी पहुंच गई थी। एंड्रूज रॉकी को एक ऑफर देता है। गरुड़ा, जो सूर्यवर्धन का बड़ा बेटा है और जो KGF का नेक्स्ट इनहेरिटर बनने वाला है, उसे मारने के बदले बॉम्बे रॉकी को मिल जाएगा। रॉकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और बेंगलोर की तरफ निकल पड़ता है, जहां एक इवेंट स्टैग्ड है। गरुड़ा DYSS पार्टी ऑफिस में नए चीफ मिनिस्टर, जो गुरु पांडियन है, उनका नाम सुनने आने वाला है और वहीं पर रॉकी को गरुड़ा को मारना है। बेंगलोर पहुंचकर रॉकी की मुलाकात रीना से होती है और वो उस पर फिदा हो जाता है।
कमल को गुस्सा आ जाता है कि कोई रीना पर लाइन मार रहा है, लेकिन एंड्रूस रॉकी की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखता है जब तक उसका मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता। कमल अपने गूंज को रॉकी को ढूंढने के लिए भेजता है और आखिर रॉकी मिल जाता है, लेकिन कमल को एंड्रूस और राजेंद्र देसाई रोक देते हैं और बताते हैं कि रॉकी ही वो वेपन है जो गरुड़ा को मार सकता है। रॉकी अपना प्लान डिस्कस करता है कि गरुड़ा को डिवाइसेस पार्टी ऑफिस में कैसे मारना है। बाकी सारे रास्ते गरुड़ा के लोगों से हेविली प्रोटेक्टेड होता है, जो अपने बॉस को केजीएफ के फोर्ट्रेस के बाहर भी प्रोटेक्ट करने के लिए डिटरमाइंड होते हैं। जब गरुड़ा आता है, रॉकी उसके गूंज के अथॉरिटी और पावर को देखते हैं और उसका अटेम्प्ट फेल हो जाता है। गरुड़ा को इवेंट में बुलाया गया था अपने पिता का स्टैचू अनवील करने के लिए, लेकिन जब स्टैचू रिवील होता है तो वो सूर्यवर्धन का नहीं बल्कि गरुड़ा का होता है। इसका मतलब था कि गरुड़ा को सब कुछ पहले से पता था जो उनके खिलाफ प्लान किया गया था, और रॉकी को यह भी समझ आता है कि जो गोल्ड वो बॉम्बे में स्मगल कर रहा था वो अफ्रीका से नहीं बल्कि केजीएफ से आ रहा था, जो गरुड़ा के कंट्रोल में है। रॉकी को ये मिस्ट्री तब समझ आई जब उसने बॉम्बे से बेंगलोर तक मार्ट ट्रक्स को ट्रैक किया। अब रॉकी वॉलंटियर करता है केजीएफ के अंदर जाने के लिए और गरुड़ा को मारने के लिए, क्योंकि उसका एम अब गोल्ड ट्रेड पर कंप्लीट कंट्रोल पाना है। 1978 में केजीएफ में बेड रिटर्न सूर्यवर्धन गरुड़ा को अपना सक्सेसर अनाउंस करता है और अधीरा को नज़रअंदाज कर देता है, जो उसका एड बनने वाला था। अधीरा गुस्सा होकर गरुड़ा पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन फेल हो जाता है और गरुड़ा रिटेलिएट करता है और इस बार उसका अटैक सक्सेसफुल होता है। अधीरा प्रिजमेबली मर जाता है। गरुड़ा का रूथलेस फंक्शनिंग और उसका कमांडर वानरम सामने आता है। 400 गार्ड्स 20,000 लोगों की स्लेवरी आर्मी को रूल करते हैं। इस बीच राजेंद्र और सूर्यवर्धन दोनों चिंता में हैं कि इनायत की नज़र अब भी मुंबई गोल्ड ट्रेड पर है और उसका सपोर्ट कर रही है रमिका सेन, जो एक पॉलिटिशियन है। रमिका अपकमिंग नेशनल इलेक्शन में लड़ रही है और अगर वो जीत गई तो इनायत और वो मिलकर केजीएफ और उससे लिंक्ड इन सब को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड्रूस और राजेंद्र को समझ आ जाता है कि गरुड़ा को पावरफुल होने से पहले ही केजीएफ से बाहर निकालना होगा और उसे एलिमिनेट करना होगा। रॉकी जल्द ही केजीएफ में पहुंचता है, गरुड़ा के हेंचमैन से बचकर, और एक ऑर्डिनरी लेबर की तरह माइंस में काम करना शुरू कर देता है। वहां पहुंचकर उसे ये देखने को मिलता है कि स्लेव्स को कितनी ब्रूटल कंडीशन में रख दिया गया है। शुरू में बेपरवाह होने के बाद कुछ इंसिडेंट ने उसे इमोशनली मूव किया, जिससे कि एक ओवरसीर के हाथों एक माँ और उसके बेटे को कोल्ड ब्लडेड मर्डर और स्लेव्स के बच्चे जो उम्मीद करते हैं कि रॉकी उन्हें आज़ादी दिलाएगा। रॉकी मैप रूम में इन्फ्लेरेट करता है ताकि वो माइंस और सिक्योरिटी का पूरा पिक्चर ले सके, लेकिन गरुड़ा को इस इन्फ्लेरेशन का पता चल जाता है और उससे डिसाइड करता है कि वो पूरे बैच स्लेव्स को मारेगा, जिसमें रॉकी भी शामिल है। एक फेलो स्लेव जो रॉकी को देख चुका था और उस पर विश्वास करता था, अपनी जान देकर रॉकी को बचाता है। एंड्रूस को खबर मिलती है कि उसका मैन केजीएफ में मार दिया गया है। अब रॉकी अपना प्लान शुरू करता है और देसाई और उनके लोगों को थ्रू इन्फॉर्मेंट्स कुलकर्णी और गरुड़ा के दिलचस्प भाई विराट को बताने के लिए कि वो जिंदा है। प्लान के मुताबिक रॉकी एक फाइट में इन्वॉल्व होता है जहां उसने एक यूनिट के 21 ओवरसीज से लड़ते हुए उन्हें मारा, एक ब्लाइंड स्लेव को बचाने के लिए। रॉकी अपने एक्ट से स्लेव्स के नज़रों में एक हीरो के रूप में उभर आता है। अलर्ट हो जाने पर वानरम गरुड़ा को इन्फॉर्म करता है, जो अपने पैलेटियल रेसिडेंस से माइंस की तरफ बढ़ता है। गरुड़ा का गुस्सा
देखकर हजारों स्लेव्स को मरने से बचाने के लिए विराट, गरुड़ा का भाई जो लंदन से वापस आ गया था, अपने फादर सूर्यवर्धन को मौत के घाट उतार देता है और गरुड़ा को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जो जल्दी से घर लौटकर चला जाता है। माइंस में रॉकी मौके का फ़ायदा उठाता है, एक कॉन्स्पिरेसी रास्ता है और एक टनल से गरुड़ा के डिसाइडेड साइट पे सबके आंखों के सामने पहुंच जाता है, जहां गरुड़ा 3 स्लेव्स को देवी माँ के लिए बलि देने को तैयार हो रहा था। जब गरुड़ा साइट पर वापस आता है और 2 स्लेव्स को बलि के लिए ऑफर करता है, तब एक छुपा हुआ रॉकी सामने से निकलकर उसे बिहेड कर देता है। खुशी से भरे हुए स्लेव्स उसे अपना लीडर मान लेते हैं और उसे चीयर करते हैं। नरेटर का कहना है कि रॉकी ने जानबूझकर केजीएफ को चूज़ किया था गरुड़ा को मारने के लिए, ताकि वो स्लेव्स जैसे आर्मी ऑफ पीपल की तरफ से उसकी इच्छा जीत सके और केजीएफ पर कंट्रोल पा सके। तो ये मूवी यहीं ओवर होती है। इसके आगे की स्टोरी केजीएफ चैप्टर 2 में दिखाई गई है, जिसको हम बहुत जल्द ही इस चैनल में प्रेजेंट करेंगे। उससे अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।